हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं कीर्ति सिंह आपके चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर के कुछ जनरेशन्स के बारे में देख लिया था, तो अभी हम आगे चलेंगे और कंप्यूटर की जो और भी दो पीढ़ियां हैं उनके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है कि ये पिछले लेक्चर में हमने आपसे लास्ट में क्वेश्चन किया था कि सिलिकॉन जो आईसी सिलिकॉन धातु की बनी होती है, सिलिकॉन आखिरकार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ से, किस राज्य से मिलता है। ये समझ लीजिए एक जीके का भी क्वेश्चन है और कंप्यूटर से भी कुछ कनेक्टेड है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आप सभी ने जो भी जवाब दिया है वो हमें दिखाई दिया है, बट फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान लीजिए कि आईसी सिलिकॉन धातु की बनी होती है और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है। तो सिलिकॉन के बारे में बात हो गई। फिलहाल आई होप कि आप सबको बातें सब कुछ समझ में आ रही होंगी और आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, बट नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी नोट्स और अपनी राइटिंग, अपनी लैंग्वेज सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे जनरेशन से क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन पे हम पहुंच चुके थे। थर्ड जनरेशन तक हमने सारी चीज़ें देख ली थी, थर्ड जनरेशन तक, और भी अब फोर्थ जनरेशन में आ गए हैं। फोर्थ जनरेशन देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 1975 से कब तक चली, 1975 से अभी तक चल रही है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में ऐसी कौन सी तकनीकी विकसित हुई ये भी जान लीजिए कि क्योंकि तकनीकियां ही हमारे कंप्यूटर को और बेहतर बना रही हैं। तो कौन सी ऐसी तकनीकी विकसित हुई, तो तकनीकी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है माइक्रो प्रोसेसर? आप लोग देखते होंगे कि लैपटॉप लीजिए या कंप्यूटर लीजिए, आपके किनारे में एक शॉर्ट से स्टिकर लगा रहता है छोटा, उस पर लिखा रहता है इंटेल। इससे क्या तात्पर्य, क्या समझ में आता है ये इंटेल का स्टिकर क्यों लगा है? दोस्तों, आपको ये समझना होगा। अभी आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। वो अगर इंटेल उस पर लगा हुआ है या जिस भी कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है, इससे ये समझ लीजिए कि इसी कंपनी का प्रोसेसर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में आपका उसी कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो फोर्थ जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर, या फिर इसी को कह सकते हैं VLSI। VLSI का क्या मतलब है? VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा अभी हम लोग पिछले थर्ड जनरेशन में पढ़े थे कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग हुआ, अभी फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का प्रयोग हो रहा है। देखिए, VLSI हो चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, ये दोनों तकनीकियाँ क्या है, एक तरीके से सेम ही है, बस नाम थोड़े से डिफरेंस हैं, क्योंकि दोनों भी ऑप्शन में आ सकते हैं कि कभी आपको ऑप्शन में VLSI दिख सकता है, कभी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो भी ऑप्शन आपके सामने होगा दोनों में से, दोनों आपके लिए सही होगा। ठीक, अभी देखिए आगे कि फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, क्या चीज़ें नई विकसित हुई? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू हुआ। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? पहले समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चीज़ें जितनी माइंड में क्लियर हो जाएंगी, सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत नाम सुने हो, फ़ोन में भी आप लोग देखते हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखते हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP है। आखिरकार है क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, डिफिनीशन समझिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम यूज़र यानी कि हम और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमको कंप्यूटर को कैसे चलाना है, किस प्रकार से कंप्यूटर की हर फंक्शंस को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से कंप्यूटर के सभी कार्य को करना है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन आपका स्थापित होता है, वो स्थापित करने के लिए कंप्यूटर में क्या डाला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल देखिएगा, क्या है विंडोज़। विंडोज़ क्या है, किसी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़। मार्केट में बहुत सारे वर्जन नए नए आते रहते हैं, वर्जन आने के पीछे कारण क्या है ये भी अब अभी हम आपको बताते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही विंडोज़ का प्रयोग हुआ। 4th जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। अब देखिए अभी जैसे हम बताएं कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम के नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो वर्जन यानी कि उनके अलग अलग वर्जन आने के कारण क्या हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आपने आज मान लीजिए हमने आपकी आज क्लास ली, कल हमें फिर से क्लास लेनी है, शाम को फिर से क्लास लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी टेक्निक या फिर आपको पढ़ाने का तरीका या फिर आपको क्या नॉलेज देनी है हम और भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम यही चीज़ रोज़ रोज़ सेम टॉपिक सेम चीज़ें सेम तरीके से पढ़ाएं तो आपको थोड़ी सी बोरियत फील होगी, या कहीं ना कहीं हो सकता है इस्टेब्लिश आप लोग हमारे बीच कनेक्शन ना बन पाए, तो हम लोग अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी यही काम होता है कि कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर हम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नए फंक्शन जाना है, नए नए कंप्यूटर में जाना है या नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो पिछली जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है वो सफल हो सकता है असफल हो, बट प्रयास किया जाता है नए तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नए नए वर्जन आने का कारण क्या है कि हम अपने आप को और अधिक अच्छे से स्थापित कर सकें। आपका ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 4th जनरेशन में ही किसका प्रयोग हुआ, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, यह एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी हम आगे लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, बट सी लेवल लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम जैसे कि सॉफ्टवेयर को तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं। सी लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। 4th जनरेशन में ही व्यक्तिगत तौर पर उपयोग हुआ, किसका, कंप्यूटर का, व्यक्तिगत तौर यानी कि पर्सनली। अभी तक क्या हो रहा था, 3rd जनरेशन तक कंप्यूटर की साइज़ बड़ी थी, कंप्यूटर प्राइस में ज़्यादा था, इसलिए लोग जो है उसका पर्सनली प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय पहले की बात सोचिए, 75 से पहले हम लोग नॉर्मली जनरली घरों पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे। हम कंप्यूटर सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता था, स्कूलों में, ऑफिसों में, जहाँ बड़ी जगह है जहाँ कंप्यूटर की ज़्यादा आवश्यकता है सिर्फ वहीं पे देखने को मिलता था। जैसे जैसे हम कंप्यूटर आगे बढ़े उस तरीके से हमारे कंप्यूटर का प्रयोग जो है लोग नॉर्मली जनरली सभी चीज़ों में होने लगा, व्यावसायिक रूप से होने लगा। अभी व्यक्तिगत रूप पे प्रयोग होने लगा। व्यक्तिगत रूप पे मतलब जैसे अभी हमें आपको ज़रूरत है कोई काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को तुरंत खरीदते हैं और अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सभी चीज़ें जो है अब हमारे अकॉर्डिंग ढल गई हैं। कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो गई है, हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। प्राइस में कंप्यूटर जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सस्ता हो गया है। स्टोरेज पावर जो है ज़्यादा अच्छी हो गई है। कंप्यूटर गर्म होता है और उसको ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर में ही एक कूलर की जो आपके स्पेस बना हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को हीट न होने से बचा सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग हो गया। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का प्रारंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब कि ऑनलाइन हम एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी होगा इसका मतलब वो ऑनलाइन से रिलेटेड है। कंप्यूटर के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो व्यक्ति देश में बैठा हो या देश के बाहर, हम पैसे तुरंत कुछ घंटों में तुरंत भेजा जा सकता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जैसे हमें ज़रूरत है आज 10,000 रुपये की और हमें दिल्ली से पैसे मंगाने हैं तो हम तुरंत चाहें तो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं का प्रारंभ हुआ। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से एक चीज़ें दिमाग में क्लिक करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा भी है लेकिन बहुत ही नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक कैसे है ये आपको एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है। आप लोग कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पता चले किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, इन केस वो पैसे रिटर्न होके ना आए तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लॉस हो गया। तो ये सब सारी हेल्पफुल और हार्मफुल चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का प्रारंभ हुआ कब, 4th जनरेशन में।
इसके साथ साथ मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हो गया। मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर लगे रहते हैं, ये सब मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। अभी हम आगे कंप्यूटर में पढ़ेंगे कि मिनी कंप्यूटर आखिरकार क्यों इसका नाम मिनी है, क्यों किसी कंप्यूटर का नाम माइक्रो है, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। अब कुछ प्रमुख कंप्यूटर के बारे में देखिए। कुछ प्रमुख कंप्यूटर कौन से हैं फोर्थ जनरेशन के? एप्पल द्वितीय, IBM PC, ये सब क्या है प्रमुख कंप्यूटर हैं फोर्थ जनरेशन के। एप्पल द्वितीय, IBM PC, लैपटॉप, ये सभी का विकास कब हुआ? फोर्थ जनरेशन में। आपसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एक बनता है लैपटॉप से कि लैपटॉप का विकास कब किया गया? तो लैपटॉप का विकास 1981 में किया गया। और वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति थे एडम ऑसबर्न। एडम ऑसबर्न थे, उन्होंने लैपटॉप नाम की एक तकनीकी का विकसित किया, कंप्यूटर का ही एक रूप है। सॉरी, लैपटॉप में क्या खासियत होती है? लैपटॉप क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत कि लैपटॉप पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह या एक जगह से दूसरे शहर में, एक जगह से दूसरे किसी के घर में, कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। उसे हम आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप में और क्या खासियत है? लैपटॉप क्या है? एक तरीके की फोल्डेबल डिवाइस है, मतलब उसको आसानी से मोड़ के बंद किया जा सकता है, वो कम जगह में एडजस्ट हो सकता है। तो लैपटॉप के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि लैपटॉप किस पे चलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो ये बैटरी पर आधारित होता है, और बैटरी से ही क्वेश्चन बनता है कि लैपटॉप की बैटरी किस धातु की बनी होती है? तो लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो लिथियम नामक धातु की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि लैपटॉप की बैटरी किस धातु की बनी होती है। तो लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो लिथियम नामक धातु की बनी होती है। और आगे चलते हैं, ये हो गई आपकी फोर्थ जनरेशन से संबंधित पूरी नॉलेज आपके सामने है। नोट्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नोट्स को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करते चलिए। अपनी नोट्स जो है बहुत कामगर है, तो नोट्स बिल्कुल मेंटेन करते चलिएगा। फोर्थ जनरेशन के बाद हम चलते हैं किधर? फिफ्थ जनरेशन की तरफ, जो अभी वर्तमान में चल रही है। हम किस जनरेशन में हैं? हम कौन सी पीढ़ी में हैं? फिफ्थ जनरेशन में, पांचवी पीढ़ी। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट में देखा क्या बना, क्या तकनीकी आई। सेकेंड जनरेशन में क्या तकनीकी आई, थर्ड जनरेशन में कौन सी तकनीकी आई, फोर्थ जनरेशन में कौन सी तकनीकी आई, और अभी जो हम देखेंगे वो क्या है? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब, क्या समय है उसका? वर्तमान में, मतलब एट प्रेजेंट, अभी जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन। ऐसी कौन सी तकनीकी थी जो फिफ्थ जनरेशन में विकसित की गई? पहली बात तो कि फिफ्थ जनरेशन कभी है? वर्तमान में चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? ULSI का प्रयोग किया गया। क्या है ULSI? ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फुल फॉर्म आपके सामने है। ULSI का क्या मतलब है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हो गई आपकी तकनीकी जो फिफ्थ जनरेशन में विकसित की गई। अब तकनीकी के बाद बारी आती है कि स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस बनी। पहले पढ़े क्या बना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टोरेज और अच्छा होता जा रहा है, और स्टोरेज के लिए अब डिवाइसेस आ गई। क्या? CD आ गया, DVD आ गया। CD DVD क्या है? आपने देखा होगा, एक गोल सा डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मेमोरीज या अपनी कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम स्टोर कर सकते हैं। CD DVD दोनों एक ही तरीके की चीज़ें हैं, बस अंतर क्या है कि CD की क्षमता कम होती है और DVD की क्षमता ज़्यादा होती है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है। CD DVD अभी हम आगे देखेंगे। स्टोरेज के लिए CD DVD का विकास हुआ। तो CD DVD का विकास होने के साथ साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता, और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। कैसे चीज़ों को स्टोर करना है, कैसे चीज़ों को पकड़ना है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि अभी गूगल पे जाइए, गूगल में क्या हो गया, एक गूगल माइक हो गया। आप उस पर प्रेस करते हैं और बोलते हैं कि हमें से चेक करना है व्हाट अबाउट प्रयागराज, व्हाट अबाउट
चंद्रा इंस्टीट्यूट, कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है तो हम क्या करते हैं, इस माइक को प्रेस करते हैं और अपनी चीज़ें वहाँ पे बोल के कोई चीज़ जल्दी सर्च कर सकते हैं, टाइप करने में समय बच गया। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब वो हमारी आवाज़ों को कैच कर रहा है, कृत्रिम क्षमता बन गई, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई, मतलब वो एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि हम टाइप करके कोई चीज़ सर्च करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सेंस की अभी हम उसमें वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब हमारी आवाज़ हो गई या हमारा कोई अदर चीज़ें हो गई, हम उसको कैच करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अच्छे से समझिए कि हम पहले क्या करते थे, कोई हमें, अभी आप रोबोट वगैरह देख लीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी वाली हों, सभी में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है। रोबोट क्या होता है, एआई से विकसित होता है, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं एआई। तो रोबोट हो गया या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो गई जो बनावटी हैं, जिसे तैयार किया गया है मानव द्वारा, वो सब क्या हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित कब हुआ, 5th जनरेशन में विकसित हुआ। और ये समझिए कि बहुत ही यहाँ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये क्या है कि 5th जनरेशन में इंटरनेट का प्रयोग प्रारंभ हो गया। प्रयोग तो आपका देश विदेशों में बहुत पहले से प्रारंभ था, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग भारत में कब शुरू हुआ, अभी भारत में इंटरनेट, जिसमें अब हम लोग बहुत अच्छे से घुस चुके हैं, इंटरनेट के बारे में हमें अभी शायद हमारे और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, बट फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें बहुत ही जानकारी वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो इंटरनेट का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, इंटरनेट का प्रयोग बात की जाए तो भारत में कब प्रारंभ हुआ, भारत में इंटरनेट का प्रयोग प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 में। बट फिर भी प्रयोग प्रारंभ होने से सेंस अभी जो वर्तमान में हम हर चीज़ों में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, पैसे भेजने हैं इंटरनेट का प्रयोग, किसी को मैसेज भेजना है इंटरनेट का प्रयोग, किसी को इनविटेशन भेजना है इंटरनेट का प्रयोग, किसी को किसी से मीटिंग लेनी है, इंटरव्यू करना है, इंटरनेट का प्रयोग, हर चीज़ों में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेज़ी से प्रचलन में आया कब, 5th जनरेशन अर्थात वर्तमान में। इंटरनेट के प्रयोग के साथ साथ 5th जनरेशन में ही ईमेल का आविष्कार हुआ। ईमेल से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को अपना संदेश भेज सकते हैं। ईमेल के साथ साथ www मतलब पूरे विश्व स्तर पर इंटरनेट का विकास हो गया, पूरे विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हो गया। और ईमेल, इंटरनेट, www के विकास के साथ साथ ही 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर आ गए, 5th जनरेशन में विकास हुआ पेंटियम प्रोसेसर वाले कंप्यूटर का, 5th जनरेशन में विकास हुआ सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानना है। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अगर भारत में बात की जाए तो वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, और अगर विश्व में बात की जाए तो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है सबमिट। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ये भारत का है प्रत्युष, और अगर विश्व में देखा जाए तो सबमिट विश्व में। ठीक है, तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर हो गए, पेंटियम प्रोसेसर हो गए, ये 5वीं पीढ़ी के कुछ खास कंप्यूटरों के, ये कंप्यूटरों के नाम नहीं है, ये कंप्यूटर की तकनीकी है, बट इस पे आधारित कुछ कंप्यूटर बने जो अभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो कंप्यूटर का विकास करती हैं। अभी कंप्यूटर उनके नाम से जाने जाते हैं जिस कंपनी द्वारा उस कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। जो कंपनी आपको मार्केट में हर सुपर कंप्यूटर आप लोगों के, हमारे और आपके प्रयोग की चीज़ नहीं है। सुपर कंप्यूटर क्या है, रिसर्च लेवल पे या कहीं बड़े अनुसंधान केंद्रों पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बात रही आपकी CD DVD की। अभी वर्तमान में 4th हो या 5th जनरेशन हो, अभी हम चल रहे हैं CD DVD का विकास होने से या फिर स्टोरेज क्षमता अच्छी होने से हम लोग प्रयोग में लेने लगे हैं। स्टोरेज क्षमता अच्छी हो गई, उसकी साइज़ छोटी हो गई, प्राइस कम हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई, प्रोसेसिंग अच्छी हो गई, प्रोसेसिंग मतलब कार्य करने की क्षमता अच्छी हो गई। तो ये सब चीज़ें आने से क्या हो गया, कंप्यूटर जो है और अच्छा माने जाने लगा, जल्दी से जल्दी लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये सब भी जो 5 अभी तक हमने पढ़ी, ये सब कंप्यूटर की क्रांति की शुरुआत हुई थी।
और क्रांति आने के बाद फिर अब हम आगे चलेंगे और अभी हम आगे इसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति क्या होती है। पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो किस तरीके से काम करता है और उसको हर काम करने के लिए कैसी कैसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में लगाई गई हैं, हर एक डिवाइस का क्या प्रयोग है, कहाँ से उसका निर्माण हुआ और वो कैसे फंक्शन करती हैं, हम सब कुछ समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आगे चल के और भी मज़ा आएगी। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसकी नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काम देगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के माध्यम से, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपनी कन्फ्यूज़न जो है क्लियर कर लीजिएगा। कुछ भी होगा, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको लगता हो कि मुझे ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, हम दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आइएगा और सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।